नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जून 2024 में जो हमारे पास सी टेट और एच पी टेट होने वाला है उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। सी टेट और एच पी टेट में हमारे पास 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से जो 30 क्वेश्चन है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की PDF चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? जो बिहेवियरलिज्म है, बिहेवियरलिज्म के प्रतिपादक किसे माना जाता है? A. W. जेम्स, B. थॉर्नडाइक, C. वॉटसन, D. विलियम वुंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C, वॉटसन। जो वॉटसन है, वॉटसन को ही व्यवहारवाद का प्रतिपादक कहा जाता है। जो ये वाला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि वो जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद के प्रतिपादक किसे माना जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा वॉटसन। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था क्या है? ये मैंने आपको पहले भी बताया है ये क्वेश्चन बहुत बार, तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्टैनले हॉल है इन्होंने ही तनाव और तूफान की अवस्था के बारे में बताया है। तो वो कौन सी अवस्था है? A. प्रौढ़ अवस्था, B. बाल्य अवस्था, C. किशोरा अवस्था, D. शैशव अवस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C, किशोर अवस्था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एडोलसेंस एज है, एडोलसेंस एज को तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। और इसमें जो व्यक्ति है, जो बालक होता है, वो अपनी आइडेंटिटी के लिए भी लड़ता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। और यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि यह किसने कहा था कि जो किशोरा अवस्था है वो तनाव और तूफान की अवस्था है? तो उसका आंसर हो जाएगा स्टैनले हॉल। जो स्टैनले हॉल है इन्होंने ही किशोरा अवस्था को, जो एडोलसेंस एज है, एडोलसेंस एज को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो किशोरा अवस्था है ये कब से कब तक है? ये हमारे पास 12 वर्ष से शुरू होती है और 18-19 वर्ष तक चलती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास अवस्था आती है वो शैशव अवस्था आती है। तो शैशव अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है और उसके बाद हमारे पास बाल्य अवस्था आती है। तो बाल्य अवस्था को हम 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व बाल्य अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था। जो पूर्व बाल्य अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष तक होती है और जो उत्तर बाल्य अवस्था है वो 7 से 12 वर्ष तक या 11 वर्ष तक होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो शैशव अवस्था है वो कब से कब तक होती है? तो शैशव अवस्था आपके जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। उसके बाद आपके पास बाल्य अवस्था आती है जो 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसमें 2 से 7 वर्ष तक और 7 से 12 वर्ष तक चलती है। और जो किशोरा अवस्था है, किशोरा अवस्था 12 से 18 या 19 वर्ष तक चलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेटमेंटें दी गई है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। A. विकास जीवन पर्यंत होता है, B. विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, C. विकास संशोधन योग्य होता है, D. विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा प्रिंसिपल डेवलपमेंट का नहीं है। तो जो पहले 3 है ये तीनों के तीनों जो प्रिंसिपल है ये विकास के हैं, डेवलपमेंट के हैं। जबकि जो चौथा यहाँ पर हमारे पास दिया गया है कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। जो डेवलपमेंट है वो आपके कल्चर से शासित नहीं होती है, उससे उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। जबकि जो आपके विकास है, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जन्म से मृत्यु तक चलता है। और विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। जो आदमी की डेवलपमेंट होती है वो किससे प्रभावित होती है? आपकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से।
और विकास संशोधन योग्य होता है। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने के लिए होता है। उसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? तो जो हमारे पास डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का अल्टीमेट उद्देश्य है हमारे पास ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करना। तो ह्यूमन बिहेवियर को जो संशोधन के योग्य होता है, क्या होता है? विकास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता नहीं करता है? यहाँ पर पूछा गया है कुछ जो जिन पियाजे हैं उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? उन्होंने संज्ञानात्मक डेवलपमेंट के बारे में दिया हुआ है। तो उनके अनुसार कौन सा जो तत्व है वो इसको प्रभावित नहीं करेगा? ए भाषा, बी सामाजिक अनुभव, सी परिपक्वन, डी क्रियाकलाप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सामाजिक अनुभव। जो सामाजिक अनुभव है वो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है, जबकि संज्ञानात्मक विकास को क्या चीज़ें प्रभावित करती है? आपकी भाषा उसको प्रभावित करती है, परिपक्वन मैच्योरिटी उसको प्रभावित करती है, और क्रियाकलाप भी उसको प्रभावित करता है। और जो नहीं करता है वो है हमारे पास सामाजिक अनुभव। हमारे पास जो ये जिन पियाजे हैं ये भी पूछा जाता है कि जिन पियाजे ने कौन से डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो दी है? तो उसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी जिन पियाजे ने दी है। जबकि जो कोहलबर्ग है, कोहलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है? कोहलबर्ग ने हमारे पास मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका संबंध है? जो मैंने अभी तक बताया था आपको कि जो कोहलबर्ग है, कोहलबर्ग की जो डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है वो किससे संबंधित है? ए भाषा विकास से, बी संज्ञानात्मक विकास से, सी नैतिक विकास से, डी सामाजिक विकास से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नैतिक विकास से। जो मॉरल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट की बात कौन करते हैं? कोहलबर्ग करते हैं। और इन्होंने उसको कितने भागों में डिवाइड किया था? इन्होंने उसको 3 भागों में डिवाइड किया था, और फर्दर जो 3 भाग थे उनको आगे इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया था। इस तरह से ये 6 भाग हो जाते हैं। परंतु जब एग्जाम में पूछा जाता है तो इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी? इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, और उसके आगे 6 भागों में इनको इसने डिवाइड किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एक एज का आपको पता होना चाहिए कि शैशवावस्था कौन सी है, पूर्व जो हमारे पास बाल्य अवस्था कौन सी है, उत्तर बाल्य अवस्था कौन सी है, और किशोरा अवस्था कौन सी है। तो उसी तरह से आपको पता होना चाहिए जो वाइगोत्स्की है, इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था कि जो बच्चे हैं वो खुद से बात करते हैं, तो वो कौन सी स्टेज में होता है? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो वो वाली स्टेज है वो हमारे पास पूर्व बाल्य अवस्था होती है, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। उसमें जो बच्चे हैं वो स्वयं से बात करते रहते हैं या स्वयं से बोलते रहते हैं। तो यहीं पर वो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ए बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बी बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बोलते हैं, सी बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, डी बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बोलते हैं। जो आपने कभी भी देखा होगा कि बच्चे जो 2 से 7 वर्ष के बीच के बच्चे होते हैं वो हमेशा बड़बड़ाते रहते हैं। तो वो क्या कार्य है, वो क्यों होता है? क्योंकि बच्चे जो कार्य करना चाहता है उस दिशा की, उस डायरेक्शन की ओर वो काम करना चाहते हैं, जिसलिए वो बोलते रहते हैं या बड़बड़ाते रहते हैं। तो ये वाला आपको पता होना चाहिए कि ये कब से कब तक होता है। ये 2 से 7 वर्ष तक होता है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको पूर्व बाल्य अवस्था कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी गई है, उनमें पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है हेरिडिटी के अकॉर्डिंग। ए वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, बी यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, सी यह जुड़वा बालकों को जन्म में योगदान देता है, डी इसमें रुचि अभिवृत्ति
पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती है। तो जो इसका सही आंसर होगा, जैसे आपको पता होगा कि जो हेरिडिटी है वो आपके लिंग को निर्धारित, जो आपका जेंडर है जेंडर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसी प्रकार से यह आपके शारीरिक संगठन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो हेरिडिटी है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे आपके आंखों का कलर हो गया, बाल हो गए, या आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आती है, ये हमारे को हमारी हेरिडिटी से आती है। तो ये भी सही है स्टेटमेंट। और जो अगली स्टेटमेंट है वो है यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। जैसे जो ट्विन्स होते हैं वो किस में, वो आपकी हेरिडिटी के अकॉर्डिंग ही होते हैं। और जो उसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती है। तो जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी से आपकी जो इंटरेस्ट है वो हेरिडिटी से नहीं आता है। जो एप्टीट्यूड है वो भी आपकी हेरिडिटी से नहीं आता है। पसंद और नापसंद करना भी वो हेरिडिटी से नहीं आता है। जैसे आप देखते हैं कि यदि कोई माँ बाप है और वो किसी एक क्षेत्र में या एक फील्ड में अच्छे हैं, मान लीजिए उदाहरण के रूप में यदि कोई माँ बाप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो उनका बच्चा होगा वो भी उसी फील्ड में उसी तरह से काम करेगा या उसमें इंटरेस्ट लेगा। उसकी रुचियाँ कुछ अलग भी हो सकती है, वो गाने में उसकी रुचि हो सकती है, नाचने में उसकी रुचि हो सकती है। तो इस प्रकार से जो रुचियाँ होती है या अभिवृत्ति, जो एप्टीट्यूड होता है, ये सारी चीज़ें किसके थ्रू, ये वंशानुक्रम हेरिडिटी के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, ये उनके अपने जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। जो हमारे पास प्राथमिक स्टेज होती है या प्राथमिक स्तर होता है, उसमें जो मॉरल एजुकेशन की हम यदि बात करें तो मॉरल एजुकेशन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, सबसे अच्छी अप्रोच क्या होगी? ए, मूल्यों के महत्व को बताना कि जो मॉरलिटी है, मॉरलिटी को बच्चों को बताना। बी, मूल्यों के पालन ना करने पर उन्हें दंड देना। यदि वो जो मॉरलिटी है उसके पालन ना करे तो उनके लिए उसको पनिश करना। सी, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन की जो एक टीचर होगा उसके जो बिहेवियर है उसमें मॉरलिटी दिखनी चाहिए। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। यदि एक टीचर रोल मॉडल की तरह खुद को प्रेजेंट करेगा तो जो बच्चे हैं बच्चों के भी ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए यदि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को यदि मूल्यों की शिक्षा, यदि मॉरलिटी की शिक्षा दी जाए तो उसके लिए जो सबसे सर्वोत्तम विधि होगी तो क्या होगी कि जो एक टीचर है जिसके द्वारा उनको मूल्यों की शिक्षा दी जा रही है तो वो उनको सबसे पहले अपने व्यवहार में लाए, अपने बिहेवियर में लाएंगे। तो यदि एक टीचर अपने बिहेवियर में उस तरह का परिवर्तन करते हैं, मॉरलिटी को दिखाते हैं और उनके सामने एक रोल मॉडल की तरह आते हैं, तो जो प्राथमिक स्तर का एक बालक होता है तो उसको इस प्रकार से मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है जो उसके लिए सर्वोत्तम विधि होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए कि जो प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर पर किस तरह से इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए? ए, शिक्षक केंद्रित, बी, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, सी, छात्र केंद्रित, डी, शिक्षण एवं पाठ्यपुस्तक केंद्रित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छात्र केंद्रित। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन का गोल आज के टाइम में क्या है कि किस प्रकार की एजुकेशन होनी चाहिए या किस प्रकार की लर्निंग होनी चाहिए। तो लर्निंग और एजुकेशन में जो मुख्य भूमिका है, जो सेंटर में है वो कौन है? वो छात्र है। इसीलिए जो प्राथमिक स्तर पर जो अनुदेशन होना चाहिए, जो इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, वो छात्र को केंद्र में रखकर होनी चाहिए। और जो लर्निंग भी आज के टाइम में की जाती है या जो टीचिंग की जाती है, टीचिंग भी जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग की जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो आधुनिक समय है। जबकि जो हमारा प्राचीन समय है तो उसमें क्या होता था, उसमें जो एजुकेशन दी जाती थी या जो टीचिंग की जाती थी वो किस तरह की जाती थी, वो एक टीचर सेंटर्ड होती थी। जबकि आज के टाइम में यदि हम एजुकेशन दे रहे हैं या हम टीचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर जो मुख्य भूमिका में होता है वो कौन होता है? वो छात्र होता है। इसलिए ये छात्र केंद्रित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा बच्चों को अपना
डैश 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 विकास में मदद करती है। जो एजुकेशन है, एजुकेशन बच्चों को किस प्रकार से विकास में, उनकी डेवलपमेंट में मदद करती है? ए भावनात्मक बुद्धि में विकास करती है, बी सामाजिक बुद्धि में विकास करती है, सी जीविका कौशल में विकास करती है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो एजुकेशन है, जो बच्चे हैं, बच्चों को जो एजुकेशन है, एजुकेशन का विकास का उद्देश्य क्या है? भावनात्मक जो बुद्धि है उसमें उनका विकास करना है, सामाजिक बुद्धि का विकास करना है और जीविका कौशल उनको सिखाना है। तो ये सारे के सारे किस चीज़ के उद्देश्य हैं? ये शिक्षा के उद्देश्य है। और ये सारी की सारी चीज़ें किसके थ्रू की जाती है? ये शिक्षा के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू इनका विकास किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारे पास बुद्धि उपलब्धि की जो सबसे पहले प्रतिपादन किया था या जिन्होंने बात की थी वो बुर्नेल थे। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मानसिक आयु का जो कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? ए थॉर्नडाइक, बी गिलफर्ड, सी स्पीयरमैन, डी बिन्ने साइमन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिन्ने और साइमन। बिन्ने और साइमन ने ही मानसिक आयु का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास दिया हुआ है। और मैंने आपको जो आईक्यू है, आईक्यू को निकालने का फॉर्मूला भी बताया था, MA/CA × 100। वो मैंने आपको बताया था। MA क्या होता है, उसमें मेंटल एज होती है, और CA क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल एज होती है। और जब उसको 100 से हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास किसी भी बच्चे का IQ आ जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष की समाप्ति पर एक शिशु का शब्द ज्ञान होता है कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, तो शैशवावस्था जब समाप्त होती है वो कितने वर्ष में होती है? वो 2 वर्ष की आयु में समाप्त होती है। तो उसमें जो एक बच्चा होता है, एक शिशु होता है, तो उसका शब्द ज्ञान कितना होता है? ए 100 शब्दों का, बी 60 शब्दों का, सी 150 शब्दों का, डी 10 शब्दों का। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 150 शब्दों का। जब बच्चा 2 वर्ष की आयु में होता है तो उसका जो शब्दकोश होता है वो कितना कर होता है? तो वो हमारे पास 150 शब्दों का होता है। जैसे जैसे आयु के साथ बढ़ते जाते हैं उसी प्रकार से जो आपका शब्दकोश है वो भी बढ़ता जाता है। और बच्चा जो भाषा है, भाषा भी समय के अकॉर्डिंग सीखी जाती है। और जो लैंग्वेज सीखी जाती है वो बच्चे के द्वारा किस विधि से सीखी जाती है? तो वो हमारे पास जो बच्चा इमिटेट करता है, इमिटेशन के द्वारा बच्चा हमारे पास लैंग्वेज सीखता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है। जो व्यक्तिगत भिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उसका क्या अर्थ है? ए 2 व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता, बी कोई 2 व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेदनात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, सी कोई 2 व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कोई 2 व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेदनात्मक दशा में एक समान और एक जैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस प्रकार से जो हमारा हाथ है, हाथ की सारी उंगलियाँ एक जैसी नहीं है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति है, व्यक्ति भी सारे एक जैसे नहीं है। सभी व्यक्तियों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। तो उसमें यदि 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्तियों में आपको फिजिकली उनको देखने के लिए आपको डिफरेंस मिल जाएगा। और मानसिक योग्यता और जो उनकी मेंटल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और संवेदनात्मक दशा में भी उनको एक जैसे देखने को नहीं मिलेंगे। जो पहला इसमें ऑप्शन था वो था 2 व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, तो ये भी इसका सही हो जाएगा। परंतु यहाँ पर जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है हमने वो वाला करना है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं कई बार क्या कर देते हैं कि पहले ही जैसे क्वेश्चन पढ़ा, जैसे पहला ही ऑप्शन पढ़ा तो वो डायरेक्ट वहाँ पर टिक कर देते हैं। परंतु आपने सारे के सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, वहाँ पर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा वो वाला आपने आंसर करना है। जबकि जो पहले वाला है ये भी सही है, परंतु जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो कौन सा है? वो है सेकंड वन कि 2 व्यक्तियों में शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेदनात्मक दशा में एक समान नहीं होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व का परिणाम है। जो मानव पर्सनैलिटी है वो किसका परिणाम है, किसका रिजल्ट है? वो ए परवरिश और शिक्षा का, बी अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, सी
केवल वातावरण का, डी केवल आनुवंशिकता का। जो ह्यूमन हमारे पास पर्सनैलिटी है, ह्यूमन पर्सनैलिटी किसका परिणाम है, किसके थ्रू पर्सनैलिटी बनती है, तो वो हमारे पास इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आनुवंशिकता और वातावरण। जो हमारे पास हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जिस तरह का क्रिएट किया जाएगा, तो जो बच्चा है, बच्चे की उस तरह की जो एक पर्सनैलिटी क्रिएट होती है। ह्यूमन की जो पर्सनैलिटी है वो भी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतक्रिया के कारण बनती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ए लघु उत्तरात्मक प्रश्न, बी मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सी सत्य या असत्य, डी निबंध प्रश्न। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सत्य या असत्य। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में आपके पास जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होते हैं, या आपको राइट या रॉन्ग बताना है, या ट्रू और फॉल्स बताना है, या सत्य या असत्य बताना है। तो इसमें से आपके पास कुछ एक स्टेटमेंट दी हुई होती है, और उसमें से ही आपने बताना होता है कि कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, या कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, ये वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आप देखते हैं कि आपके पास 4 या 5 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, और उनमें से एक आपने टिक करना होता है जो सबसे बिल्कुल ठीक होता है। इनको किस प्रकार के क्वेश्चन कहा जाता है, इनको क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी कहा जाता है। कैसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन इनको कहा जाता है, जबकि ओपन एंडेड क्वेश्चनों में आपके पास जैसे लघु उत्तरात्मक प्रश्न दिए हुए होते हैं कि कोई क्वेश्चन कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा आपके पास, और आपने उसके बारे में लिखना है। और उसी प्रकार से निबंधात्मक प्रश्नों में भी होता है कि आपने देखा होगा कि आपको एक पैराग्राफ टाइप में लिखना होता है। कोई भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपने उसके पैराग्राफ में आंसर देना होता है। तो इनको कैसा कहा, इन क्वेश्चनों को कैसा कहा जाता है, इनको मुक्त उत्तर वाला प्रश्न कहा जाता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो आंसर होते हैं इसमें वेरी करते हैं आंसर। यदि कोई एक क्वेश्चन है तो व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग उन क्वेश्चनों में वेरी करता है। जितने भी लोग हैं सबके आंसर अलग अलग होंगे, जबकि जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं उनमें किसी प्रकार का गुंजाइश नहीं होती है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, उसमें सबका जो आंसर है वो एक समान सेम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो RTE है हमारे पास, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो कब बना था, वो हमारे पास 2009 में पारित हुआ था। और इसकी शुरुआत कब हुई, तो 2010 में इसको लागू किया गया था। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया, तो वो 2009 में पारित किया गया। यदि पूछा जाएगा कि वो कब लागू किया गया, तो ये अधिनियम 2010 में लागू किया गया। तो इसी के अनुसार एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे एक सप्ताह में कितने निर्धारित किए गए हैं, 40 घंटे, बी 42 घंटे, सी 50 घंटे, डी 55 घंटे। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 45 घंटे। जो एक टीचर है, एक टीचर एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य करेगा, वो 45 घंटे कार्य करेगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो हमारा आज का मॉक टेस्ट था वो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।